सफ़र शर्त की इस किस्त में आपको खुशामदीद। मैंने अपनी सियाहत की जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है 15-20 साल, इसमें इस कदर देवमालाई जो ज़मीन है, ये सरज़मीन है, मैंने कम से कम नहीं देखी। इस कदर देवमालाहियत से भरपूर है और आपको आपकी आंखों से यकीन नहीं आता कि इस कदर वुसअत। और ये है रण ऑफ कच्छ। असल में ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं ये कहूँ कि थार में कौन सी जगह है जिसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर आप मुझे रैंकिंग का कहेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट मैं रन ऑफ कच्छ को लिखूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली इंसानी जो अकल है या इंसानी आँख है वो एतबार नहीं करती इस मंज़र पे कि इस कदर खूबसूरत मंज़र और इतना वसी व अरीज़ और वास्टनेस और ये सब कुछ क्या है। और सबसे बढ़ के ये कि आप जो है वो रन ऑफ कच्छ जब भी आएँ थार आएँ तो रन ऑफ कच्छ तो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है तो परिंदे ही परिंदे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हैं परिंदे। और जहाँ हम रन ऑफ कच्छ के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं वहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ के हवाले से इसकी ज़रा तारीख बताते जाएँ। बहुत सी रिवायतों के मुताबिक पारकर का इलाका पानी के नीचे था। जहां आज ये वसी व अरीज नमक का सहरा दिखाई देता है, वहां पहले समंदर मौजें मारता था। लेकिन फिर वक्त के साथ पानी हट गया और ये एक बहुत बड़ा रेतला सहरा बन गया। कहा जाता है कि सिकंदर आजम जब सिंध से गुजरा उस वक्त कच्छ का ये सहरा समंदर की सूरत में था। सहरा नवर्द जो है वो इस वक्त रन ऑफ कच्छ में है और इसकी ये जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है, इस सफ़ेद चादर के ऊपर सिर्फ एक निशान है और वो है परिंदों के चलने के, उनके पाँव के निशान। और मुकम्मल तौर पे ये जो चादर है ये उनके पाँव के निशानात से भरी हुई है और ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर है। और इसके अलावा मेरे पाँव के कुछ अब निशान हैं जो मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसको ज़रा सा भी इसके ऊपर कोई तब्दीली वाक़या हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है रन ऑफ कच्छ। और ये जो ख़त सहरा नवर्द ने आपको लिखा है इसके लिए उसके पास अल्फाज की कमी हो गई अचानक। और उस अल्फाज की कमी इस वजह से हो गई कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये जो मंज़र मैंने देखा तो जिसको कहते हैं ना आप गुंग हो गए। और उसके बाद मेरे पास ना कोई अल्फाज रहे और ना यहाँ पे अल्फाज से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है, ना ही कैमरे की आँख से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में कोई फिल्म या कम से कम मेरे फिल्म में तो नहीं है कि कोई इस तरह की बहुत क्रिएटिव अंदाज से कोई फिल्म यहाँ पे शूट हुई हो, जबकि इतना खूबसूरत ये है, इतनी डेप्थ है पीछे भी। और फिर ये है कि वुसअत है और मतलब आप पैदल चलते हैं या आप गाड़ी पे भी सवार हो तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस कदर खूबसूरत जगह पे इसको हमने, मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान खैर सारी खूबसूरत है और सारी खूबसूरत जगह हैं, हम क्यों नहीं इसको दुनिया भर को दिखा पाते। रिवायात में है कि सुल्तान महमूद गजनवी जब 1024 ईस्वी में सोमनाथ फतह करने जा रहा था तो हर शख्स ने उसे यही खौफ दिलाया था कि कच्छ के समंदर की लहरें तुम्हारे लश्कर को गर्काब कर देंगी। यहाँ तक कि एक यूनानी सयाह जो 6वीं सदी ईस्वी में वहां से गुजरा उसने भी समंदर का जिक्र किया है। इन तमाम रिवायात का मतलब ये है कि कच्छ का सहरा, जिसे आज नमक का सहरा कहा जाता है, यहाँ पर समंदर हुआ करता था और उसकी अजीम शान बंदरगाह पारी नगर थी, जहाँ आज भी लोहे के टुकड़े और दूसरी इलामात देखने में आती हैं। पाकिस्तान में स्नो लेक एक देवमालाई सरजमीन है। स्नो लेक में जब आप बर्फ़ का एक बहुत बड़ा मैदान देखते हैं तो उसमें जब चांद की चांदनी में सुना है कि एक अजीब पागलपन लोगों पे सवार हो जाता है। और इसके बारे में तार साहब ने बड़ा मुफस्सल लिखा भी है। यहाँ भी बिल्कुल मिलती जुलती एक ऐसी ही सरजमीन है। इस सरजमीन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह ये नमक की चादर बिछी हुई है और वुसअत है, जो कि ऑफकोर्स स्नो लेक से कहीं बढ़ के है कि स्नो लेक में तो आसपास पहाड़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जितनी वुसअत है, अगर रात को चांद निकल आए तो फिर यानी वो जो कहते हैं चांद निकला तो उसकी वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। मतलब इतना आपको अंदर पागलपन हो सकता है। और मैं यकीनन किसी दिन ज़रूर आऊँगा
कि यहाँ पे चांद निकला हो और रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे रात गुजारी जाए। सराय कच्छ की वुसअत 7000 मुरब्बा मील है। जब कच्छ का सहरा समंदर था तब दरिया सिंध की एक शाख हाकड़ो नामी पंजाब से निकलकर उमरकोट के मशरिक से बहती नगर पारकर से होती हुई कच्छ के सहरा में जा गिरती थी। हाकड़ो सबसे कदीम नदियों में शुमार की जाती है। उस वक्त थर और पारकर में दरख्तों की ऐसी बहुतात थी कि इंसान का चलना महाल था। क्या आप यकीन करेंगे कि अयोध्या में जो सवारी के लिए हाथी पकड़े जाते थे वो भी इन्हीं हाकड़े वाले जंगलात से पकड़े जाते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी हाकड़ों की बाबत इशारे दिए हैं। हाकड़ों का बहना कब बंद हुआ इस बारे में बेशतर तारीखें खामोश हैं। रन ऑफ कच्छ के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि जब भी रन ऑफ कच्छ आए तो एक तो 4 व्हील ड्राइव इस तरह की गाड़ी हो, और दूसरा गाइड के साथ तो वैसे भी किसी भी जगह पे जिस तरह माउंटेनियस रीजन है या इस तरह की है या डेजर्ट है उसमें आपको गाइड के बगैर कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए। रन ऑफ कच्छ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे दलदल है और वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस जगह पे दलदल है। बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो फंस जाते हैं। तो ये काफ़ी यानी इस हवाले से एक मुश्किल जगह है, और अगर आपके पास गाइड है तो उसको इन रास्तों का मालूम है। अदरवाइज़ रन ऑफ कच्छ के हवाले से जो फोक टेल्स हैं वो भी हमें बताती हैं कि यहाँ पे जो है बहुत दूर से जो इमेज नज़र आता है किसी चीज़ का वो बहुत बड़ा नज़र आता है, और जब आप करीब जाते हैं तो वो इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। ये ऑफ कोर्स कोई फिज़िक्स है। और दूसरी जो है वो ये कि यहाँ पे पुरानी में जो फोक टेल्स हैं उस पर पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो वुसअत है, वास्टनेस है, आपको कोई पता नहीं चलता कि किस तरफ रास्ता और कहाँ जाना है। और स्पेशली जो है रन ऑफ कच्छ ने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जोग्राफिया चेंज होता रहता है। ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा वसी हो, और मैं कभी सोचता हूँ कि काश ये झील फ्रेश वाटर होती, ये झील जो है ये मीठा पानी जिसको कहते हैं वो होता तो शायद ये सारा डेजर्ट जो है ये इसकी तकदीर कुछ और होती। बहरहाल खैर ये तो एक ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि रन ऑफ कच्छ की जो ब्यूटी है या खूबसूरती है इसको कभी मिस न कीजिएगा। सहरा नवर्द को सफ़र शर्त में इस खत तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले खत में फिर मुलाकात होगी।